तो फ्रेंड्स, ये है मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नंबर 7। यहाँ पर हम लोग खान सर के पीडीएफ से रिवीजन करते हैं और एक ही क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो सारा याद करवाया जाता है। आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस हम लोग को ऐसे गवर्नर जनरल एवं वायसराय पढ़ना था पीडीएफ के अनुसार, जैसे पीडीएफ चलता है। लेकिन हम लोग ये पार्ट सबसे लास्ट में करेंगे और मैं इसका डेडिकेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसी में सब याद कर लेंगे। अभी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस के स्थापना से पूर्व भारत में जो भी संगठन बने उसको पढ़ेंगे। भूमि सुधार कानून पढ़ेंगे, प्रमुख नारा तथा वक्तव्य पढ़ेंगे, किसने क्या बोला था, कांग्रेस पर क्या टिप्पणियां दी गई थी, भारतीय उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। और मतलब ये हम लोग इतना इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना अपने लिए एक सुरक्षा बल्ब के रूप में की थी। इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका इसकी स्थापना कब हुई थी, याद होगा। इसका स्थापना हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में। किसने किया था, ए ओ ह्यूम। किसने किया था, ए ओ ह्यूम। इसको नामकरण किसने दिया था भाई, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। इसका नामकरण किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन से, तो पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए, कांग्रेस ने इसकी स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए किया था। कांग्रेस अपनी सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन शुरुआत के 20 साल के बाद, मतलब 1885 से 1905 तक ये कांग्रेस जो था वो अंग्रेजों के इशारे पर चला था। लेकिन इसके बाद ये कांग्रेस अपना उग्र रूप में आ गया था। मतलब यहाँ पर यहाँ के जो इसमें जो भी मतलब इंक्लूड थे लोग, नेता लोग इंक्लूड थे, वो फिर अपने हिसाब से चलने लगे और फिर भारत की आज़ादी के बारे में ज़्यादा सोचने लगे वे लोग। तो चलिए, अभी हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन कब, कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किसने किया था और उसमें क्या क्या खास चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में। सबसे पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन कब हुआ था भाई, 1885 में। कहाँ पर, बम्बई में। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें खास क्या था, इसमें 72 सदस्य, मतलब पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्य थे, 72 सदस्य। पहला सदस्य कितने सदस्य थे, 72 सदस्य थे। कहाँ पर हुआ था पहला अधिवेशन, बम्बई में। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन बना था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और उसमें कितने सदस्य थे, तो 72 गो सदस्य थे पहला अधिवेशन में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 को जो कि हुआ था, बम्बई में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके सदस्य बने और इसमें कितने सदस्य भाग लिए थे, 72 सदस्य भाग लिए थे। चलिए, दूसरा देखिए। दूसरा अधिवेशन होता है आपका 1886 में। मतलब इस देखिए, 85, 86, 87, 88, 89, पाँच तो लाइन से है, 85, 86, 87, 88, 89। तो हम लोग पहले इसको याद कर लेंगे। वैसे इसका ट्रिक भी है, बक मई बक। इसे मतलब इसका ट्रिक है, और खान सर से पढ़ोगे तो पता होगा। बक 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 मई 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 बक। मतलब ट्रिक है, ब से बम्बई, क से कोलकाता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से फिर बम्बई, फिर क से कोलकाता। बक मई बक इसका ट्रिक है, अगर आपको याद करना है कर लीजिए। देखिए, अब चलते हैं 1886, मतलब 1886 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, दादा भाई नौरोजी। कौन सा दूसरा मतलब अधिवेशन हुआ 1886 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, दादा भाई नौरोजी। मेरे साथ बोलिएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिए थे और जो कि 1886 में हुआ था, मतलब दूसरा अधिवेशन 1886 में। और दादा भाई नौरोजी के बारे में खास बात क्या है कि इन्होंने 3 बार अध्यक्ष बने। कितने बार बने थे, 3 बार अध्यक्ष बने। कौन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने थे भाई, 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। और सबसे पहला कौन सा कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, मतलब अध्यक्ष बने थे, तो कलकत्ता के। कब हुआ था, 1885 के एक साल बाद, मतलब 1886 में। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी भाग लिए थे। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी बने थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसको मिला था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। देखिए, तीसरा देते हैं मद्रास। 1887 के मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में
पहली बार मुस्लिम मतलब चुने गए थे बदरुद्दीन तैयबजे। बदरुद्दीन तैयबजे पहला बार मुस्लिम कांग्रेस के मतलब कांग्रेस अधिवेशन को करने वाला कौन था? बदरुद्दीन तैयबजे। कब गए थे? मद्रास के अधिवेशन में। कौन? मद्रास के अधिवेशन जो हुआ था 1887 के, पहला बार करने वाले थे बदरुद्दीन तैयबजे। कब? 1887 के मद्रास के मद्रास वाला अधिवेशन में पहला अध्यक्षता मुस्लिम से कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अब पहला अंग्रेज कौन किया था? यूल, जॉर्ज यूल। 1888 के इलाहाबाद का में पहला अंग्रेज मतलब कांग्रेस को लीड करने वाला कौन था? जॉर्ज यूल। पहला बार अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल। पहला अध्यक्ष किसका बना था? 1888 के इलाहाबाद, जो कि ब्रिटिश मतलब था, अंग्रेजी सा। तो देखिए 4 गो हुआ। बम्बई का WC बनर्जी बने थे। कलकत्ता का दादा भाई नौरोजी। मेन डेट याद कीजिएगा। 85 के अधिवेशन के WC बनर्जी, 86 के अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी, 87 के अधिवेशन के बदरुद्दीन तैयबजी, 88 के अधिवेशन के जॉर्ज यूल याद कीजिएगा। पहला WC बनर्जी 85, 86, 87, 88 चारों है, तो आप इसको भी लगातार याद करके। WC बनर्जी, दादा भाई तैयब यूल, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और जॉर्ज यूल याद कीजिएगा डायरेक्ट। पहला के बस से बम्बई, देखिए ट्रिक से भी बक मई, तो बस से बम्बई, क से कोलकाता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बक मई बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। WC बनर्जी पहला अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के बारे में खास बात, इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भाई? तो तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। कब? मद्रास के 1887 के अधिवेशन में बने थे बदरुद्दीन तैयबजी। अब पहला ब्रिटिश वाला कब बना था? तो जॉर्ज यूल बना था 1888 के इलाहाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में। तो देखिए इनके बारे में कुछ खास बात पढ़ लेते हैं। देखिए पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था भाई? तो बदरुद्दीन तैयबजी। और पहला अंग्रेज का अध्यक्ष कौन बना था? तो जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल। में भी आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। देखिए 1885 के बम्बई के अधिवेशन में पहला बार अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। 1886 के दूसरा अधिवेशन में कलकत्ता की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के बारे में खास बात, ये 3 बार अध्यक्षता किए थे। 1887 के मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में पहला बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? बदरुद्दीन तैयबजी। फिर 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में पहला बार ब्रिटिश की तरफ से कौन अध्यक्षता किया था? जॉर्ज यूल। इसका भी ट्रिक है बक मई, ब से पहला बम्बई याद कीजिएगा, फिर क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। पहला WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा जॉर्ज यूल। WC बनर्जी, दादा भाई तैयब, जॉर्ज यूल। WC बनर्जी, दादा भाई बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूल। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप फिर अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट 1896 में आते हैं, यहाँ से हम लोग का मेन स्टार्ट होता है। देखिए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, 1896 के कौन सा कलकत्ता अधिवेशन का कौन लीड कर रहा था? सयानी। और इनके बारे में खास बात क्या है कि इन्हीं के टाइम पहला बार वंदे मातरम गाया गया था। तो वंदे मातरम भाई कब गाया गया था? तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सयानी। और ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। मतलब 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसको लीड करने वाले थे सयानी, उनके टाइम पहला बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम पहला बार कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहला बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। फिर देखिए 1905 का बनारस अधिवेशन होता है। 1905 में कौन सा अधिवेशन होता है? बनारस अधिवेशन। याद कीजिएगा इसी टाइम 1905 में भी मतलब बंगाल का विभाजन होने जा रहा था। बंगाल विभाजन 1905 में हो रहा था। और बंगाल विभाजन जब होता है तो इसके टाइम सब कोई स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करता है। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो देखिए 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, जिसको लीड कौन कर रहा था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। जिसके गोपाल कृष्ण, वैसे सयानी का पूरा नाम है रहमतुल्लाह सयानी का पूरा नाम है। देखिए 1905 में बनारस में
बनारस में कौन लीड कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस के अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी टाइम आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जैसे कि मैंने बताया कि 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, तो उसी को रद्द करने के लिए ये लोग चला रहे थे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में कौन जिसने भाग लिया था? रहमतुल्लाह सयानी, पूरा नाम रहमतुल्लाह सयानी। और यहाँ पर भाई क्या होता है रहमतुल्लाह सयानी के टाइम पर? तो यहाँ पर आपका होता है वंदे मातरम गीत को सबसे पहले बार गाया जाता है। फिर 1905 के बनारस के अधिवेशन को कौन लीड करता है? 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस के कौन लीड करता है बनारस के अधिवेशन को? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें भाई क्या होता है? तो पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है इस अधिवेशन में। 1905 में कौन सा अधिवेशन होता है? बनारस अधिवेशन। 1905 में कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन। इसको लीड कौन कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे, और इसमें स्वदेशी आंदोलन पहली बार चलाया जाता है। चलिए एक बार पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं चारों। देखिए 1885 में पहला बार डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्षता किए थे, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। फिर 1886 में भाई कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता कर मतलब किए हैं। और 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास का अधिवेशन हुआ था। मद्रास के अधिवेशन में कौन बना था? बदरुद्दीन तैयबजे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? जॉर्ज यूल, जो कि पहला ब्रिटिश का मतलब आदमी था। जॉर्ज यूल अध्यक्षता करने वाला पहला ब्रिटिश का मतलब आदमी था, जो कि अध्यक्षता कर रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। फिर आते हैं 1896 आपका। 1896 को कलकत्ता अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? रहमतुल्लाह सयानी। और इनके बारे में कोई खास बात, तो इसी टाइम वंदे मातरम को गाया गया था। फिर 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लीड किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, मतलब अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें खास बात क्या था? तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। फिर आता है आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन को लीड करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी। फिर से आपका दोबारा हो गया। 1906 में कलकत्ता को अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर आपका चलाया जाता है स्वराज्य। क्या? स्वराज की मांग किया जाता है। क्या यहाँ पर? स्वराज्य स्वराज्य। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 1905 में बनारस के गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 के कलकत्ता के दादा भाई नौरोजी। 1905 में स्वदेशी, 1906 में स्वराज्य। 1905 में स्वदेशी आंदोलन और 1906 में स्वराज। 1906 में स्वराज, 1905 में स्वदेशी। 1905 में कहाँ पर किया जाता है? बनारस। 1905 में कहाँ पर? बनारस। और 1906 में कहाँ पर किया जाता है? कलकत्ता। 1905 में बनारस, फिर 6 में कलकत्ता। 1905 में कहाँ किया जाता है भाई? बनारस। 1906 में कहाँ? कोलकाता। फिर 1907 में सूरत का कांग्रेस अधिवेशन किया जाता है, जिसको कि रास बिहारी बोस, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था 1907 में? रास बिहारी बोस। और यहीं पर कांग्रेस का पहला विभाजन देखने को मिलता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में पहला बार कांग्रेस में विभाजन आता है। गरम दल और नरम दल टूट जाते हैं, विभाजन आता है। कब? 1907 के पहला सूरत अधिवेशन में, ये मतलब बढ़ जाता है सब। कौन कौन बढ़ जाता है? टूट जाता है। कौन कौन टूटता है भाई? तो कांग्रेस टूट जाता है गरम दल में और नरम दल में। फिर आता है देखिए 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? विशन नारायण। 1911 में कौन अध्यक्षता कर रहा था? विशन नारायण। 1911 में कौन अध्यक्षता कर रहा था? विषम नारायण। इसकी खास बात भाई क्या है? तो यहीं पर जन गण मन पहला बार गाया गया था। पहला बार जन गण मन कब गया था? 1911। 1911 में सबसे पहला बार जन मन गाया था, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? विशन नारायण। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 1896 में कलकत्ता का जो अधिवेशन लीड कर रहा था वो रहमतुल्लाह सयानी थे। यहाँ पर पहला बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, यहीं पर पहला बार वंदे मातरम गाया गया था। फिर 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन को लीड करते हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन लीड करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं पर सबसे पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और फिर 1906 में
कलकत्ता के अधिवेशन को लीड करते हैं दादा भाई नौरोजी, और यहीं पर स्वराज्य की चर्चा होती है। स्वराज की यहीं पर होती है चर्चा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जिसको लीड कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। फिर 1907 में कांग्रेस विभाजन होता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस 1907 के। तो 1907 में आपका सूरत अधिवेशन में अब पहली बार जो कांग्रेस था वो टूट गया था नरम दल और गरम दल में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन होता है, देखिए रहमतुल्लाह सयानी के टाइम क्या हुआ था? तो रहमतुल्लाह सयानी के टाइम सबसे पहला बार पहले इनका बताइए डेट, इनका ईयर कौन सा साल में किए थे? तो ये 1896 में लीड किए थे कलकत्ता का अधिवेशन को, और इनके टाइम में सबसे पहला बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि बनारस के कांग्रेस अधिवेशन को लीड कर रहे थे, कब लीड किए थे भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले कब लीड किए थे? 1905 में। कब लीड किए थे? 1905 में। इनके टाइम क्या होता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के टाइम क्या होता है? 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन। फिर कलकत्ता का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा लीड किया जाता है। कलकत्ता का अधिवेशन किसके द्वारा लीड किया जाता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यहाँ पर दादा भाई जो नौरोजी होते हैं वह यहाँ पर सबसे पहला बार स्वराज्य का चर्चा होता है। स्वराज्य का चर्चा सबसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। फिर सूरत अधिवेशन 1907 का, जहाँ पर जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन सबसे पहली बार 1907 के सूरत अधिवेशन के टाइम। फिर से एक बार देखिए, सयानी का टाइम क्या था? 1896। और गोखले का टाइम क्या था? 1905। दादा भाई नौरोजी का 1906, और रास बिहारी बोस का 1907। 1896, 1905, 1906 और 1907। सयानी कौन से लीड कर रहे थे? कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। फिर गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन को लीड कर रहे थे, और यहाँ 1905 में लीड कर रहे थे, और यहाँ पर सबसे पहली बार स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन को लीड कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर सबसे पहली बार स्वराज्य का चर्चा हुआ था। और फिर 1907 का सूरत अधिवेशन जो कि रास बिहारी बोस द्वारा किया जा रहा था। रास बिहारी बोस, यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब देखते हैं, हम लोग 1907 तक अभी देखें। 1907 के सूरत अधिवेशन को लीड करने वाले थे रास बिहारी बोस, और यहीं पर क्या डिवाइड हो गया था? यहाँ पर कांग्रेस का डिवीजन हो गया था, कांग्रेस का बंटवारा दो भाग में बढ़ गया था। सबसे पहली बार याद कीजिए क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वहीं पर सबसे पहली बार कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था। फिर देखते हैं 1911 में फिर से होता है कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? विशन नारायण। और 1911 में क्या कहा जाता है? जन गण मन। अब याद कीजिएगा, ऐसे मतलब ऐसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे 1911 में भी 11 में ही 3 घोषणाएं भी की गई थी, 3 घोषणाएं, और 1912 में उसको लागू कर दिया गया था। जो बिहार और बंगाल का विभाजन था उसको रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई थी, और इसको लागू किया गया था 1912 में लागू किया गया था। और 1912 में जॉर्ज पंचम आया था भारत। 1912 में ही आया था जॉर्ज पंचम भारत आया था, और मतलब ऐसे कहते हैं कि इसके स्वागत में जन गण मन गाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको मैं कैसा दे रहा हूँ रफ फिगर कि याद कीजिएगा, 1911 में जन गण मन गाया गया था। 1911 में जन गण मन गाया गया था। आपको याद रहेगा कि 1912 में वो आया था, मतलब उस ऐसा आपको कुछ याद रहेगा। तो जन गण मन कब गाया गया था भाई? 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। और 1911 में अध्यक्षता कौन कर रहा था? विशन नारायण। कौन? विशन नारायण पहली अध्यक्षता कौन कर रहा था? विशन नारायण। कब? 1911 में, और इसमें जन गण मन को गाया गया था। देखिए फिर 1916 में हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मजूमदार, एसी मजूमदार। कौन कर रहा था? एसी मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार। और यहाँ पर भाई क्या होता है? तो गांधी मतलब यहाँ पर संयुक्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, यहाँ पर फिर से कांग्रेस आपस में मिल जाते हैं। 1916 में कौन कर रहा था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? एसी मजूमदार। कौन? एसी मजूमदार लखनऊ अधिवेशन की
अध्यक्षता कर रहे थे, और यहाँ पर जो होता है ये सब आपस में मिल जाता है, ये सब आपस में मिल जाता है। कौन मिलता है? कांग्रेस। यहाँ पर जो पहले बिखरा था वो आपस में मिल जाता है। एसी मजुमदार किसकी लखनऊ अधिवेशन की कर रहे थे 1916 में। और यहाँ पर और होता है, बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि 1916 में ही जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के मतलब आपस में मिलकर ये जो होता है कांग्रेस को साथ मिलाते हैं। कांग्रेस को साथ मिलाने का काम एनी बेसेंट का होता है और बाल गंगाधर तिलक का काम होता है, वो जो कि 1916 में करते हैं। 1916 में भाई क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता एसी मजुमदार करते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस आपस में मिल जाता है। फिर 1917 आता है। फिर 1917 में क्या होता है? कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रहे थे। देखिए, इसका भी याद करने का ट्रिक है। जैसे कि देखिए, 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तब पहली बार महात्मा गांधी यहाँ पर भाग लिए थे, याद कीजिएगा। वो कौन सा अधिवेशन था जहाँ पर महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो इनके बाद मतलब याद करने का ट्रिक है, उनके बाद कोई कोई ना कोई लेडी आएगी ही आएगी। तो इनके बाद अध्यक्षता करने आई थी एनी बेसेंट। मतलब आपको याद रखना है कि 1916 में जब महात्मा गांधी आए थे तो 1917 का कोई लेडी करेगी, और लेडी में आपको ज़्यादा नाम नहीं मिलेंगे, एनी बेसेंट का ही नाम मिलेगा। तो 1917 की पहली बार महिला अध्यक्षता करने वाली थी, वो भी ब्रिटिश मतलब भारत की महिला नहीं थी, विदेश की महिला थी, जो कि कर रही थी अध्यक्षता 1917 की। कौन सी? कलकत्ता की अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? एनी बेसेंट। और इसमें भाई खास क्या था? तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और मतलब 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। और जो एनी बेसेंट थी, पहली महिला थी। क्वेश्चन पूछेगा पहली महिला कौन सी अध्यक्षता की थी कांग्रेस का? तो कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाली पहला जो महिला थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन की थी? 1917 के अधिवेशन की गई थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता के अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट। किसने की था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको क्या याद कर रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, फिर कांग्रेस का द्वितीय विभाजन होता है 1918 में। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब होता है? 1918 में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम कर रहे थे। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब होता है? 1918 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम। हसन इमाम द्वितीय हसन इमाम कर रहे थे अध्यक्षता 1918 में, और इस टाइम कांग्रेस का फिर से विभाजन हो गया। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, और दूसरा विभाजन 1918 के बम्बई अधिवेशन में हो गया। पहला सूरत में हुआ था विभाजन, दूसरा बम्बई में। जहाँ पहला सूरत में, दूसरा बम्बई में, मतलब जहाँ पर बना था। मतलब कांग्रेस कहाँ पर बनाया गया था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जहाँ पर बम्बई में हुआ था, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी कर रहे थे। और वहीं पर दूसरा बार टूट गया, बम्बई में ही अध्यक्षता के समय टूट गया था कांग्रेस मतलब दोबारा से। 1918 में बम्बई फिर से टूट गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? हसन इमाम। कौन? हसन इमाम। हसन इमाम। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था? पहली महिला कर रही थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और 1916 के अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था? तो एसी मजुमदार कर रहे थे। 1916 के अध्यक्षता को लीड कौन कर रहा था? एसी मजुमदार, लखनऊ अधिवेशन को। और यहाँ पर क्या हुआ था भाई? तो यहाँ पर आपका संयुक्त हो गया था, कांग्रेस मिल गया था। मतलब 1916 में मिलता है, और 1918 के बम्बई अधिवेशन में आपका टूट जाता है कांग्रेस। देखिए, मैं वीडियो बनाने के लिए 5 मिनट का भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इससे आपको कभी याद नहीं होगा। मेरा जो मकसद रहता है, मैं सोचता हूँ कि आपको जब मैं वीडियो का लेक्चर बना रहा हूँ उसी टाइम आपको याद करवा दूँ, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवाता हूँ। आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं रिवाइज बहुत ज़्यादा करवाता हूँ। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, तो जैसा हमारा रोज का सेशन रहता है। देखिए, पहली बार अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी बम्बई अधिवेशन 1885 के किए थे, और यहाँ पर 72 सदस्य शामिल हुए थे। दूसरी अध्यक्षता 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे कांग्रेस का अध्यक्ष। फिर तीसरी बार कौन किया था? 1887 में मद्रास, और यहाँ पर सबसे पहली बार बदरुद्दीन तैयबजी कर रहे थे, जो कि मुस्लिम के थे, मतलब मुस्लिम से थे। और पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज यूल था, और 1888 में इलाहाबाद का कर रहा था। इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन को लीड कर रहा था, जॉर्ज यूल अध्यक्ष बना था।
तो पहला बार डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, और तीनों एक लाइन से मतलब 85, 86, 87, 88। बक, मई और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, तैयब जॉर्ज यूल। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, तैयब जॉर्ज यूल। फिर देखिए 1896 से चलते हैं। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन को रहमतुल्लाह सयानी किए थे और यहाँ पर सबसे पहली बार गाया गया था वंदे मातरम। फिर आपका 1905 में होता है बनारस का अधिवेशन और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को लीड किए थे और सबसे पहली बार स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। फिर 1906 में पहली बार कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लीड किया गया था और यहाँ पर सबसे पहली बार स्वराज का बात किया गया था। फिर 1907 में आपका कांग्रेस डिवाइड हो जाता है सूरत के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। कौन अध्यक्षता कर रहा था? रास बिहारी बोस। फिर आपका 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था? विशन नारायण। कौन? विशन नारायण, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण इसको लीड कर रहे थे। इसमें क्या होता भाई? तो सबसे पहली बार यहाँ पर जन गण मन को गाया गया था। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था? AC मजूमदार। AC मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन को लीड कर रहे थे और यहाँ पर क्या हुआ था भाई? तो यहाँ पर आपका कांग्रेस मिल गया था, यहाँ पर कांग्रेस मिल गया था। फिर आता है आपका 1900 और यहाँ पर मतलब इसमें पहली बार महात्मा गांधी यहाँ पर भाग लिए थे। जब इसमें महात्मा गांधी भाग ले रहे हैं तो मतलब 1917 वाले, इसके एक साल बाद वाला में कोई लेडी जरूर रहेगी। तो यहाँ पर एनी बेसेंट रहती है। देखिए मतलब ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं है महात्मा गांधी और लेडी का, आप बस याद करने के लिए। देखिए 1917 में कलकत्ता अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था? एनी बेसेंट लीड कर रही थी और एक पहली महिला बनी थी जो कि लीड कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी थी। फिर 1918 के बम्बई अधिवेशन में आपका इसका लीड कौन कर रहा था? हसन इमाम। भाई यहाँ पर क्या होता है कि फिर से दो भागों में टूट जाता है कांग्रेस। कांग्रेस फिर से दो भागों में टूट जाता है हसन इमाम के टाइम 1918 के बम्बई अधिवेशन में, याद कीजिएगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा था AC मजूमदार। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन को लीड कर रहे थे एनी बेसेंट और 1918 के बम्बई अधिवेशन को लीड करने वाले थे हसन इमाम और यहाँ पर कांग्रेस का फिर से विभाजन हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग को आगे क्या क्या याद करना है अभी। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं 1922। 1922 के गया अधिवेशन को लीड कर रहे थे CR दास। 1922 के गया अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था भाई? CR दास। याद कीजिएगा 1922 को गया अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? CR दास। आपको याद होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी को निर्माण किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, याद होगा। 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो देखिए तो यहाँ पर स्वराज पार्टी मतलब यहाँ पर बोला जाता है और 1 जनवरी शायद 1923 को शायद मतलब 1923 को तो पक्का बनाया गया था स्वराज पार्टी का, लेकिन मुझे डेट फिक्स नहीं हूँ। तो देखिए मतलब यहाँ पर 1922 के गया अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता CR दास कर रहे थे, यहाँ पर क्या होता है आपका? यहाँ पर आपका होता है स्वराज पार्टी का मतलब गठन किया जाता है। 1922 के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन के बारे में मतलब कहा जाता है और फाइनली 1923 में मतलब आपका बना था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब बना था भाई? 1923 में। और 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? CR दास। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? CR दास। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? तो CR दास कर रहे थे। याद कीजिएगा CR दास किसकी अध्यक्षता कर रहे थे? 1922 की कौन से अधिवेशन को? गया अधिवेशन को। यहाँ पर क्या किया गया था? तो यहाँ पर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। फिर आपका आता है 1923। तो भाई 1923 की अध्यक्षता कहाँ? 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है। और इसकी अध्यक्षता मतलब इसकी खास बात क्या है कि सबसे युवा थे अबुल कलाम। क्या थे भाई? सबसे युवा बने थे। कब हुआ था ये अबुल कलाम वाला? 1923 में। 1923 में अबुल कलाम का हुआ था। सबसे युवा थे, इनके बारे में याद कीजिएगा। अबुल कलाम भाई सबसे युवा थे। 1923 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। 1923 का अधिवेशन दिल्ली में अध्यक्षता कौन कर रहा था? अबुल कलाम। कौन कर रहा था? अबुल कलाम। फिर देखिए फिर आता है आपका बेलग्राम अधिवेशन, पहला अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। भाग किसमें लिया था? भाग भाई लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। और पहली बार अध्यक्षता किस में कर रहे थे? 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में। 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। और इसमें भाई खास बात क्या है? मतलब खास बात क्या है? महात्मा गांधी खुद ही खास है। 1924 में
बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। जब ये महात्मा गांधी अधिवेशन कर रहे तो उनके एक साल बाद, जब 1924 के बेलग्राम अधिवेशन को महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं, मतलब 1925 में जो भी अधिवेशन होगा उसको कोई महिला लीड करेगी। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में लीड करने वाली है सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, और पहली महिला एनी बेसेंट। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। कब की थी? 1917 में की थी। 1917 के अधिवेशन को लीड करने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। और फिर दूसरी महिला कौन बनी, मतलब भारतीय महिला, सबसे पहली भारतीय महिला कौन बनी? सरोजिनी नायडू। सबसे पहली भारतीय महिला कौन बनी? सरोजिनी नायडू, कानपुर के अधिवेशन को लीड करते। देखिए, आप ये टेंशन नहीं लीजिए कि आपको पूरा एक बार याद हो जाएगा। जब आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ने पर आपका माइंड में जाता है, दूसरा बार आपको याद होगा, 3-4 बार, मतलब आपको फिर ना कभी, एक बार आप पढ़ लिए ना तो फिर आपको खुद से पढ़ने का मन करेगा। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ। और सरोजिनी नायडू की क्या थे भाई? पहली भारतीय महिला बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। याद कीजिएगा, ट्रिक क्या है। 1924 में भाई कौन बना था? बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग, मतलब अध्यक्षता किए थे। तो इनके 1925 बाद जो भी अधिवेशन हो 1925 में कौन करेगा? कोई ना कोई लेडी करेगी। और लेडी में नाम उसमें किसका आता था भाई? तो आता था सरोजिनी नायडू का नाम आता था। देखिए, अब हमें पढ़ते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर क्या हुआ था भाई? पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस चीज़ का मांग किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था भाई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी कब अध्यक्षता करते हैं? याद कीजिए, 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। फिर चलिए चलते हैं। देखिए, 1931 में कराची अधिवेशन। 1931 में कौन सा अधिवेशन होता है? कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो पटेल करते हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पटेल जी करते हैं। और इसमें खास बात क्या होता है? तो यहाँ पर मूल अधिकार का मांग किया जाता है। क्या? मूल अधिकार का मांग किया जाता है। मूल अधिकार का मांग किया जाता है। मूल अधिकार का मांग किया जाता है किसके किसके टाइम में? 1931 के कौन से अधिवेशन में भाई? तो कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में क्यों, कौन इसकी अध्यक्षता करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें भाई क्या होता है? तो यहाँ पे मूल अधिकार का मांग किया जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। और 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर मूल अधिकार का मांग किया जाता है। देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे देखते हैं। देखिए, फिर 1938 में पहला बार सुभाष चंद्र बोस करते हैं अध्यक्षता। 1938 में पहला बार सुभाष चंद्र बोस गुजरात के हरिपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। पहला बार सुभाष चंद्र बोस पहला बार कब करते हैं? 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन को लीड कौन करते हैं भाई? सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था? 1938। कब हुआ था? 1938। कब हुआ था? 1938। और यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति कब? 1938। 1938 की अध्यक्षता कौन की थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो भाई 1938 में गुजरात हरिपुर के अधिवेशन को किसने लीड किया था? पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन को लीड किया था। यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के टाइम में 1938 में हरिपुरा में किया गया था। अब देखिए, फिर आता है 1939। 1939 के 1939 में त्रिपुरी में होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर इसके लीड करे थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो त्यागपत्र दे देते हैं। और उनके जगह पर कौन आता है भाई? तो राजेंद्र प्रसाद आते हैं। और इसमें क्या था कि यहाँ पर पटावी सीतारमैया को बनाना चाहते थे महात्मा गांधी। मतलब यहाँ पर इलेक्शन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन ये महात्मा गांधी के कारण, मतलब ये महात्मा गांधी बोलते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तो ये इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर
उनके जगह पर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है अध्यक्षता। पताबी सीतारामैया एक अच्छे इतिहासकार थे, याद कीजिएगा। देखिए, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई यहाँ से। देखिए, 1922 के गया अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? तो 1922 के गया अधिवेशन को लीड कर रहा था, कौन लीड कर रहे थे? तो सी आर दास लीड कर रहे थे। 1922 में गया अधिवेशन को कौन लीड कर रहे थे? सी आर दास। 1922 के गया अधिवेशन को कौन लीड कर रहे थे? सी आर दास। और इसकी खास बात क्या थी? तो यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्या? स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1922 के गया अधिवेशन के दौरान सी आर दास जो कि वो लीड कर रहे थे, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और फिर 1923 में क्या होता है भाई? तो 1923 में दिल्ली का अधिवेशन किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 1923 के दिल्ली अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और यहाँ पर भाई क्या होता है? तो यहाँ पर ये मतलब सबसे युवा रहते हैं। क्या? अबुल कलाम सबसे युवा मतलब अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, जो कि 1923 में दिल्ली की अध्यक्षता करते हैं। 1922 में कौन करता है? 1922 में सी आर दास, 1923 में अबुल कलाम आज़ाद, 1924 में महात्मा गांधी, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1926 छोड़ मतलब 1929 में देखिए, 1929 में जवाहरलाल नेहरू, और 1931 में करेंगे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या क्या? फिर से याद कीजिएगा। देखिए, गया अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? सी आर दास। कब हुआ था? 1922 में। दिल्ली अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था? सबसे युवा कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। कब हुआ था? 1923 में। और गांधी जी भाई बेलग्राम अधिवेशन को लीड कर रहे थे 1924 में। कानपुर अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? 1925 वाला कानपुर अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था? सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला थी। फिर 1931 को कराची अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 के कराची अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1929 को लाहौर अधिवेशन को कौन लीड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका 1938 आता है। 1938 के गुजरात हरिपुरा अधिवेशन कौन लीड करता है? सुभाष चंद्र बोस। पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन को कौन लीड करता है? सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर क्या करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़? तो यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। फिर 1939 में फिर से बन जाते हैं, त्रिपुरी में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको हटा दिया जाता है। और यहाँ पर इनके जगह को भरने के लिए कौन आता है? राजेंद्र प्रसाद। और पताबी सीतारामैया को बनाना चाहते थे महात्मा गांधी यहाँ पे। फिर आता है आपका 1940 में रामगढ़। 1940 में रामगढ़ आते हैं। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन को लीड कौन करता है? फिर से अबुल कलाम। फिर से अबुल कलाम आज़ाद। और ये इनका सबसे लंबा मतलब कार्यकाल होता है। फिर 1946 तक यही करते रह जाते हैं। मतलब 1940 से जो रामगढ़ का होता है 1946 तक यही करते रह जाते हैं। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। फिर आपका 1946 में मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन में सुजाता कृपलानी बनती है। 1946 के मेरठ के कांग्रेस का अधिवेशन में सुजाता कृपलानी इसको लीड करती हैं। और भाई ये आज़ादी के मतलब बाद जो पहला आज़ादी के बाद का मतलब आज़ादी के टाइम जो पहला बार हुआ था कौन था? 1946 के मेरठ अधिवेशन। कौन? 1946 के मेरठ अधिवेशन, जो कि सुजाता कृपलानी इसको लीड कर रही थी। देखिए और कुछ पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? देखिए 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। और 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, दूसरा विभाजन मुंबई अधिवेशन में हुआ था, और फाइनली आपका कांग्रेस का विभाजन फिर 1969 में हो जाता है आज़ादी के बाद, कांग्रेस का तीसरा विभाजन। देखिए स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और उसके बाद क्या होता है? कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस ओल्ड में, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर में मतलब टूट जाता है दो भाग में। तो यहाँ पर चुनाव में आर की जीत हो गई, और कांग्रेस ओ का जो अस्तित्व विहीन हो गया था। आर की जीत हो गया था और ओ जो हो अस्तित्व विहीन हो गया था। आर की जीत हुआ था और ओ का अस्तित्व विहीन हो गया था, अस्तित्व विहीन हो गया था। देखिए अब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में जो संगठन बने थे उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो पहला आपका है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बना था, और किसके द्वारा? द्वारकानाथ। किसके द्वारा? द्वारकानाथ बना था। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जॉर्ज थॉमसन के द्वारा बनाया गया था। और तीसरा देख लेते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो राधाकांत देव। किसके द्वारा?
राधाकांत देव किसके द्वारा बनाया गया था? राधाकांत देव। देखिए बॉम्बे एसोसिएशन बनाया गया था दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों किसके द्वारा बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। देखिए आगे चलते हैं। पुण्य सार्वजनिक सभा किसके द्वारा? एम.जे. रानाडे। किसके द्वारा? एम.जे. रानाडे। फिर आता है इंडियन लीग। इंडियन लीग किसके द्वारा बनाया गया था भाई? तो इंडियन लीग बनाया गया था शिशिर कुमार घोष। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। फिर आता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष। फिर आपका मद्रास महाजन सभा, तो ये किसके द्वारा? सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा मद्रास महाजन सभा को बनाया गया था। चलिए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए द्वारकानाथ किसे किए थे भाई? तो लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ लैंड होल्डर सोसाइटी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसको किए थे? INS, इंडियन नेशनल, INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन को किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुब्रमण्यम अय्यर, देखिए जो सुब्रमण्यम अय्यर का जो नाम है वो मद्रास से जैसा लगता है, तो मद्रास महाजन सभा का किसने किया था? सुब्रमण्यम अय्यर। अब देखिए राधाकांत देव किसका किए थे भाई? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी दो किए थे, कौन कौन? बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी। और एम.जी. रानाडे पूर्व सार्वजनिक सभा, एम.जे. रानाडे किए थे। पूर्व सार्वजनिक सभा को किसने किया था? एम.जे. रानाडे। अब देखिए जॉर्ज थॉमसन किसको किया था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन। देखिए अब दादा भाई नौरोजी भाई किसको किसको किए थे? याद कीजिएगा, बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भूमि सुधार कानून पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ को रखते हुए कानून बनाए थे। पहला था आपका अस्थाई बंदोबस्त। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। इसको किसने किया था लागू? कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। कहाँ कहाँ लागू था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में। कहाँ कहाँ? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी और कर्नाटक में। भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का जो मालिकाना हक वो जमींदार को दे दिया जाता था। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर के 11 में से 10 भाग अंग्रेज ले लेते थे, जबकि 11 में से 1 भाग जमींदार रखते थे। जमींदार को सूर्यास्त के पहले हिसाब चुका देना होता था, अतः इसे सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता था। अस्थाई बंदोबस्त भाई किसने के द्वारा? कॉर्नवालिस। देखिए इसका ट्रिक है। देखिए स्थल मतलब अस्थाई से स्थल, स्थल पर क्या उगता है? कॉर्न मतलब मक्का। तो अस्थाई बंदोबस्त को किसने किया था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? कब? 1793 में। कहाँ कहाँ? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी और कर्नाटका। मतलब हमारा जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मतलब ये यूपी वाला रीजन, और फिर नीचे आपका आ जाता है कर्नाटका में। इधर का साइड वाला ऐसे ऐसे एरिया, यहाँ पर बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा पड़ेगा, यहाँ पे आपका पड़ेगा बिहार, यहाँ पे पड़ेगा आपका इधर पड़ेगा आपका यूपी। ये वाला साइड यूपी है, तो मतलब ऐसा कुछ एरिया में, और फिर नीचे वाला कर्नाटका एरिया में। कितने परसेंट क्षेत्र पर लागू था? 19%। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थल पर क्या होता है? कॉर्न। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। और इसमें क्या होता था? मतलब 11 में से 10 भाग ले लेता था अंग्रेज, और 11 में से मात्र 1 भाग मिलता था जमींदार को। याद कीजिएगा, 10 भाग अंग्रेज और 1 भाग इसे, और सूर्यास्त का कानून भी कहते थे। इसे क्या कहते थे? सूर्यास्त का कानून भी कहते थे। देखिए रैयतवाड़ी देख लेते हैं। रैयतवाड़ी किसके द्वारा? टॉमस मुनरो। कब? 1820 में। ये किस पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था भाई मुंबई, मद्रास और आसाम के क्षेत्र में। मुंबई, मद्रास और आसाम के क्षेत्र में। और ये 51% जमीन पर क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना किसानों का था। किसमें? देखिए रैयत मतलब होता है किसान। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। यहाँ पर किसानों का था, तो यहाँ से याद कर सकते। देखिए आपका अस्थाई बंदोबस्त में किसका होता था? जमींदार का। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार का, और रैयतवाड़ी में किसान का। रैयतवाड़ी में किसान का कितना? 51% क्षेत्र। इसने किया था टॉमस मुनरो। कब? 1820 में। वो कब किया गया था? 1793 में। कब? 1793 में। और रैयतवाड़ी 1820 में किया गया था, लागू किया गया था। यह कितने? 51% क्षेत्र पर लगता था। और यहाँ पर अपनी जो किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में देना पड़ता था।
कितना 35 से 55% तक। देखिए फिर आता है महलवाड़ी व्यवस्था, ये क्या होता है, इसको विलियम बैटिंग ने किया था। देखिए इसका इसका एक मिनट, इसका ट्रिक नहीं बताया शायद। देखिए रैयतवाड़ी को किसने किया था, टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी को किसने किया था, टॉमस मुनरो इनेबल। देखिए महलवाड़ी का इसका ट्रिक है। देखिए महलवाड़ी से याद कीजिएगा महल, महल 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 में कौन रहता है भाई, बीबी रहेगी, महल में बीबी रहेगी। तो यहाँ से बी से विलियम बैटिंग, महल में कौन रहेगा, बीबी, तो विलियम बैटिंग। ट्रिक है याद करने का, महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बैटिंग, महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बैटिंग। कब, 1833 में। या पंजाब यूपी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लागू था। भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक गाँव का होता था। देखिए महलवाड़ी में किसका होता था, गाँव का। रैयतवाड़ी में आपका र से रैयत, रैयत मतलब क्या होता है, किसान। तो रैयतवाड़ी में किसका होता था, किसान का। और अस्थाई बंदोबस्त में किसका होता था, तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार का। महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बैटिंग 1833 में लाया था। पंजाब यूपी मध्य प्रदेश लागू था, 30% क्षेत्र पर लागू था। और इसमें जमीन का मालिकाना हक गाँव का होता था। जमीन का मालिकाना हक गाँव का होता था। गाँव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। बाप रे, सबसे ज़्यादा 60% टैक्स महलवाड़ी में दिया जाता था। देखिए अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, सबसे कठोर कानून अस्थायी बंदोबस्त था। सबसे कठोर कानून कौन था, अस्थायी बंदोबस्त। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी लागू थी। और सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा लागू था, रैयतवाड़ी। कितना पर, 51% पर रैयतवाड़ी लागू था। जबकि टैक्स की सर्वाधिक मात्रा महलवाड़ी में थी। देखिए 60% टैक्स महलवाड़ी में दिया जाता था। यहाँ पर टैक्स की सबसे ज़्यादा मात्रा दिया जाता था महलवाड़ी में। फिर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदारी दी जाती थी। बंगाल के क्षेत्र में कौन सा लगाया था, इजारेदारी बंगाल के क्षेत्र में, जहाँ पर जमींदारी दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका। देखिए आपका लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांत देव, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांत देव। बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन किया था दोनों का, दादा भाई नौरोजी। पूर्व सार्वजनिक सभा एम जे रनाडे, सार्वजनिक सभा एम जे रनाडे। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको कौन के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए यहाँ पर, देखिए भाई अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटका के क्षेत्र में 19% पर लागू था। इसमें 11 में से 10 हिस्सा अंग्रेज लेता था और 1 हिस्सा जमींदार को मिलता था। और इसके सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। कौन सा कानून इसको कहते हैं, सूर्यास्त कानून इसे कहते हैं, क्योंकि सूर्यास्त से पहले हिसाब देना होता था जमींदारों को। देखिए हो गया। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था, कॉर्नवालिस 1793 में 19% क्षेत्र पर। और रैयतवाड़ी कितना परसेंट पर था, 51% क्षेत्र पर था। 1820 में लाया गया था टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी 1820 में लाया गया था। 51% क्षेत्र पर जो लागू होता था। और इसमें 55% टैक्स देना पड़ता था, 35 से 55%। फिर आता है महलवाड़ी व्यवस्था। ये किसके लिए था भाई, तो ये गांव का मतलब टैक्स यहाँ पर लिया जाता था। यहाँ पर इसको स्थापना किसने किया था, विलियम बैटिंग। महल में कौन रहती है, बीवी। विलियम बैटिंग 1833 में आया था। और ये पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश में लागू था। इसमें 30% क्षेत्र पर लागू था। भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। यहाँ पर 60% टैक्स देना पड़ता था। सबसे कठोर कानून अस्थायी बंदोबस्त। सर्वाधिक क्षेत्रों पर सबसे लागू कौन था, रैयतवाड़ी। जबकि टैक्स की सबसे अधिक मात्रा महलवाड़ी। तीनों एक साथ है। देखिए अस्थाई बंदोबस्त कब आया था भाई, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया था। इसमें 19% क्षेत्र पर कब्जा किया जाता था। और ये कहाँ था भाई, ये जमींदारों के लिए था अस्थाई बंदोबस्त। फिर आता था रैयतवाड़ी में, किस लिए, किसान के लिए था, किसान के लिए। और इसमें कितना टैक्स देना पड़ता था, 35 से 55% तक टैक्स देना पड़ता था। और साथ साथ में ये 51% क्षेत्र पर लागू था। और इसका अस्थाई बंदोबस्त को किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी को किसने किया था, और टॉमस मुनरो। और यहाँ पे आपका महलवाड़ी को किसने किया था, महल में कौन थी, बीवी, तो विलियम बैटिंग। ये कितना 30% पर लागू था। यहाँ पर गांव से टैक्स लिया जाता था। गांव के मुखिया जाके टैक्स देता था। सबसे ज़्यादा टैक्स इसी में लिया जाता था। सबसे कठोर कानून था अस्थाई बंदोबस्त। सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी लागू थी। कितना पर, 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू था। और सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा टैक्स की महलवाड़ी में दिया जाता था, 60% तक।
चलिए देखिए, भारतीय उद्योग इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक बार इसको रीडिंग डाल देते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई तथा भारतीय माल जो इंग्लैंड में जाते थे उस पर अंग्रेजों ने निर्यात कर लगा दिया, जिससे कि वे वस्तुएं इंग्लैंड में महंगी हो गई। लखनऊ की छीट वाले वस्त्र तथा ढाका के मलमल के कपड़ों की मांग इंग्लैंड में अधिक थी, किंतु इंग्लैंड ने निर्यात कर लगा दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया गया, जिस कारण इंग्लैंड के उद्योगों ने भारतीय उद्योग को ध्वस्त कर दिया। देखिए, जो भारत से कपड़ा बन के जाता था उस पर टैक्स अधिक लगा दिया जाता था, जिसके कारण वो इंग्लैंड में जाकर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था, इसीलिए वहाँ के लोग उसे खरीदते नहीं थे, इसीलिए हमारा जो बाज़ार था वो ख़त्म हो चुका था और ये लोग अपना बाज़ार चलाते थे अंग्रेज वाला, मतलब इंग्लैंड वाला। चलिए देखिए, मजदूर संघ के पढ़ लेते हैं। भारत का पहला मजदूर संघ कौन था? बम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। कौन था? भारत का पहला मजदूर संघ बम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। स्थापना 1884 में किसने? लोहाखंडे ने किया था। किसने? लोखंडे ने किया था इसका 1884 में। बम्बे मिल बम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, बम्बे मिल हैंड एसोसिएशन किसने किया था? लोहाखंडे ने, कब? 1884 में। फिर उसके बाद 1920 में स्टार्ट करते हैं लाला लाजपत राय और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्टार्ट होता है? 1920 में। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा और एम एन जोशी के द्वारा। बाद में एम एन जोशी से अलग हो जाते हैं। मजेदार, सबसे पहला कौन था? बम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1884 में किया गया था लोहाखंडे द्वारा और फिर 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके द्वारा किया जाता है? लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा है कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया है। कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में क्या कहा था? कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। देखिए, प्रमुख नारा तथा वक्तव्य देखते हैं। सारे जहां से अच्छा किसने बोला था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम किसने बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सब तो याद होगा भाई। विजय विश्व कौन बोला था? श्यामलाल गुप्ता। विजय विश्व श्यामलाल गुप्ता। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। मेरे शरीर पर एक एक लाठी। लाठी जहाँ आ गया? लाला लाजपत राय। लाठी जहाँ आ गया? लाला लाजपत राय। फिर से एक बार, सारे जहाँ से आया मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय विश्व श्यामलाल गुप्ता। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। मेरे शरीर पर लाठी आ गया? लाला लाजपत राय। चलिए, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब भगत सिंह। दिल्ली चलो किसने बोला था? देखिए, इनकलाब किसने बोला था? भगत सिंह। इसमें नहीं गड़बड़ेगा। इनकलाब भगत सिंह। और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। करो या मरो। महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान ये दिए थे? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो किसने किया था? महात्मा गांधी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। इसमें बहुत लड़के गलत देते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं लेकिन महात्मा गांधी नहीं होगा, याद कीजिएगा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन रहेगा अगर भारत मर जाएगा? इसमें कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं फिर। देखिए, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम को किसने कहा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय विश्वी श्यामलाल गुप्ता। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जगत किसने बोला था? विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। मेरे शरीर पर एक एक लाठी? लाला लाजपत राय। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तो ये जय हिंद में भी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, भाई होता है। जय हिंद में सुभाष चंद्र बोस ही बोले थे। हे राम महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। और फिर आपका आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अब कांग्रेस पर कुछ टिप्पणियां दी गई थी और बहुत सारे लोगों ने दिए थे। देखिए, डफरिन क्या बोला था? डफरिन जब 1885 का ये वायसराय था, ये क्या बोला था? कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। किसने बोला था? डफरिन। कांग्रेस कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। किसने बोला था? डफरिन। अब कर्जन क्या बोला था भाई? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। देशद्रोही संगठन कांग्रेस। जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, उसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मैं मदद करूं। देशद्रोही संगठन को, उसने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा था। किसने? लॉर्ड कर्जन। डफरिन क्या कहा था? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। और लॉर्ड कर्जन क्या कहता?
कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मैं मदद करूं। किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन, याद कीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोले थे? कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। क्या बोले थे बंकिम चंद्र चटर्जी? कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। किसने बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था संगठन है। वसाती मेढक की तरह तड़ड़ चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसने कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं? कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। शिक्षित लोगों का एक मेला है लाला लाजपत राय। और सोनी क्या कहते हैं? कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है। मतलब बहुत ज़्यादा बुराइयाँ देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। मतलब जो भी है, भारत वाला है या विदेश, सबको यही बोलता है, कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है। विपिन चंद्र पाल क्या बोलते हैं? कांग्रेस में लोग केवल याचना करते हैं, मतलब सिर्फ विनती करते हैं। कौन बोलता है? विपिन चंद्र पाल। फिर फिरोज शाह मेहता क्या बोलते हैं? कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता का कहना है जो कांग्रेस की आवाज़ है वो पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, आवाज़ है पर सबकी बात यहाँ पर नहीं सुनी जाती है। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, इस बात पर जोर दीजिएगा। मतलब ये बात को लागू कर देना चाहिए अभी। मुझे तो मतलब पॉलिटिक्स में मैं दूर रहता हूँ, लेकिन मैं एक मुट्ठी बाल से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। कौन बोला था? महात्मा गांधी। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, मुट्ठी भर लोगों का शासन कौन बोला था? डफरिन। अपने पतन की ओर लड़खड़ा रहा है, कौन बोला था? कर्जन। पद के भूखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। भिक्षा मांगने वाली संगठन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? भिक्षा मांगने वाली संगठन है कांग्रेस। शिक्षित लोगों का लाला लाजपत राय। अश्विनी का बोले थे तमाशा है, 3 दिन का एक तमाशा, अश्विनी बोले थे। कांग्रेस में लोग केवल याचना करते हैं, ये कौन बोला था? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस आप पूरी जनता की आवाज़ नहीं, फिरोज शाह मेहता। पूरी जनता की आवाज़ नहीं, फिरोज शाह मेहता। और गांधी जी क्या बोले थे कि स्वतंत्रता के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। कौन बोला था? महात्मा गांधी। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन किया था? जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कौन? राधाकांत। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत। बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। पूर्ण सार्वजनिक सभा एमजे रनाडे। पूर्व सार्वजनिक सभा एमजे रनाडे। इंडियन लीग को किसने किया था? इंडियन लीग आपका शिशिर कुमार घोष। इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस सही है। मद्रास महाजन सभा किसने किया था? सुब्रमण्यम अय्यर। मद्रास महाजन सभा सुब्रमण्यम अय्यर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। भूमि सुधार आंदोलन में अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब? 1793। कितना? 19% क्षेत्र पर। 3 याद कीजिएगा ज़्यादा। 1793 कौन? कॉर्नवालिस किया था 1793 में 19, यहाँ पर 19% क्षेत्र पर। देखिए, रैयतवाड़ी, और ये किसके लिए था? जमींदारी के लिए। 4 बात याद कीजिएगा। कॉर्नवालिस किया था 1793 में 19% क्षेत्र पर, और ये जमींदारी के हक में था, मतलब जमींदारों के यहाँ पर चुकाना पड़ता था। देखिए, रैयतवाड़ी 4 बात। टॉमस मुनरो 1820 51%, और ये किसानों पर था, देखिए, और महलवाड़ी व्यवस्था किसने? विलियम बैटिंग 1833 में, और 30% क्षेत्र पर, और ये मुखिया का था, गांव के मुखिया को टैक्स देना पड़ता था। हो गया। देखिए, सबसे कठोर अस्थायी बंदोबस्त, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रैयतवाड़ी 51%, सबसे ज़्यादा टैक्स महलवाड़ी 60%। कि यहाँ पे क्या होता था? अंग्रेजों ने यहाँ पे आगे, यहाँ पे रैयतवाड़ी आपका हो गया तीनों। सबसे ज़्यादा किसी में मात्रा लिया जाता है टैक्स की मात्रा? महलवाड़ी में। फिर आता है आपका बंगाल के क्षेत्र में क्या लगाया जाता है? इजारेदारी बंगाल के क्षेत्र में आपको लगाया जा रहा था। इसमें क्या होता था? जो अधिक बोली लगाता था उसको जमींदारी दे दी जाती थी। देखिए, भारतीय उद्योग में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। भारत का उद्योग नहीं हो पाता है अंग्रेजों के कारण, क्योंकि भारतीय सामानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो ये महंगा हो जाता था दूसरे देशों में।
चलिए आगे चलते हैं। मजदूर संघ में क्या आपको याद रखना है, सबसे पहला मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन कब था? 1884 में। किसने खोला था? लोखंडे ने। लोखंडे ने 1884 में पहला मजदूर संघ बनाया था। कौन? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। और फिर 1920 में लाला लाजपत राय बनाते हैं। और कौन? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके द्वारा? 1920 में बनाया जाता है। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय और एम एन जोशी। लाला लाजपत राय और एम एन जोशी के द्वारा बनाया जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आता है प्रमुख नारा, देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल भाई क्या बोले थे, याद कीजिएगा। अब सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम बोले थे। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम था लिखा हुआ। श्यामलाल गुप्ता विजय विश्व। विजय विश्व। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटे। विनोबा भावे जय जगत। विनोबा भावे जय जगत। आपका जयप्रकाश नारायण क्या बोले थे? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। लाला लाजपत राय मेरी शरीर पर एक एक लाठी की वार बोले थे ऐसे। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगत सिंह क्या बोले थे? इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह इनकलाब। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, जय हिंद। महात्मा गांधी करो या मरो हे राम। करो या मरो हे राम महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो महात्मा गांधी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस पर टिप्पणियां दी गई थी। डफरिन क्या बोला था? मुट्ठी भर लोगों का संगठन है कांग्रेस, अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कौन बोला था भाई? कर्जन। ज़्यादा पूरा याद नहीं करा। अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। किसको कौन बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ पर कौन से लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। फिर बाल गंगाधर तिलक आते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि जो कांग्रेस है वो भिक्षा मांगने वाली संस्था है। भिक्षा मांगने वाली संगठन कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है। बाल गंगाधर तिलक बोले थे। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, इसको लाला लाजपत राय ने कहा था। शिक्षित लोगों का एक मेला है, लाला लाजपत राय। और कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, इसको किसने किया था? अश्विनी ने। अश्विनी ने कहा था कि कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है। कांग्रेस में लोग केवल याचना मतलब विनती करते हैं, इसको किसने कहा था? कांग्रेस में लोग केवल याचना करते हैं, इसकी किसने कहा था? विपिन चंद्रपाल। किसने कहा था? विपिन चंद्रपाल ने कहा था। और फिर फिरोज शाह मेहता क्या कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि इसको स्वतंत्रता के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। किसको? कांग्रेस को।